गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? तो अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चंस आप लोग और प्रैक्टिस कर लीजिएगा पीवाईक्यूज करके। तो जेई मेंस का एक स्पेशल टॉपिक और है, दैट इज ईएम वेव, जो कि केवल और केवल जेई मेंस का टॉपिक है और क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं और किसी से आए नहीं। जो स्पेशल टॉपिक है उससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं भाई, मैं बार बार बता रहा हूं। तो ये अपना जो टॉपिक है ये है ईएम वेव। ठीक है, वेव के बारे में क्या जानते हैं सभी बच्चे? जेई मेंस ओनली का मतलब एडवांस में नहीं है। ठीक है, जेई मेंस का मतलब हुआ कि वो एडवांस में नहीं है। जेई मेंस ओनली का मतलब ये केवल पर्टिकुलर चैप्टर जो है केवल मेंस के लिए है। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज था, मैग्नेटिज्म था, ये सब अपने जेई मेंस के स्पेशल टॉपिक हैं। ठीक है, जो एडवांस में नहीं है। हाँ भाई, तबीयत ठीक है, दुरुस्त हो गया हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ईएम वेव में सबसे पहले आप लोग बताइए, थोड़ी बहुत चीजें क्लास 11th में तुम लोगों ने पढ़ी होगी वेव के बारे में। वेव बेसिकली क्या है? एक एनर्जी का प्रोपागेशन है ना। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में रिकैप कर देता हूँ। वेव जो है बेसिकली एक एनर्जी का प्रोपागेशन है, और ये जो वेव है ये किसी मीडियम में अगर प्रोपागेट होती है, ठीक है, किसी मीडियम में अगर कहीं प्रोपागेट होती है तो उसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। और जहां पे हमें इसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम का मतलब सभी लोग समझते हैं, ईएम का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम बेसिकली यहां पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम का मतलब है यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये ईएम वेव जो है अपना प्रोपागेशन की जरूरत नहीं होती, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपागेट करने के लिए। तो इस चैप्टर में इस पे अभी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो इसमें समझने वाली बात है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली क्या होता है इसको पहले समझते हैं, और ये मैक्सवेल ने बताया। ट्रांसफार्मर यार पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटी सी चीज है, इसको भी पढ़ के आप नहीं समझ पाएंगे तो कैसे चलेगा? आप बताइएगा नहीं तो ये चैप्टर खत्म होगा। तो मैंने शुरू कर दिया है। ईपी यही एक फॉर्मूला है आपके पास, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस इक्वल टू उल्टा होता है इसमें आईएस अपॉन आईपी। एक ये फॉर्मूला है, और दूसरा अपने पास फॉर्मूला है इफिशियंसी का, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसी पे सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक बार आप पढ़ लेंगे। प्रिंसिपल सबको पता है, म्यूचुअल इंडक्शन से जो है वो काम करता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर का मतलब आप बहुत ही कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, ट्रांसफार्मर तो बहुत बड़ी चीज है, वो मुझे पता है। तो आपको बहुत प्राइमरी लेवल का ज्ञान लेना है और उसमें यही लेना है। तो एक बार अपने एनसीईआरटी या किसी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। बहुत प्राइमरी लेवल की चीज है, तो अननेसेसरी था। फिर भी अगर किसी को कोई लगता है तो आप बताइएगा। इस चैप्टर के बाद 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट में रिव्यू कर दूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली क्या है, ये मैक्सवेल ने इसका आइडिया दिया था। ठीक है, मैक्सवेल ने ये कहा था, पहले क्यों इसकी जरूरत पड़ी ये समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत क्यों पड़ी ये समझते हैं।
एम्पियर सर्किटल लॉ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था कहां पे, ऐसे केसेस में देखिए, एक केस लेते हैं, मान लीजिए आपके पास ऐसे दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, और आपने यहां पे इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये V बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो इसमें करंट ऐसे ही जा रहा था, जैसे आप जानते हो यहां पे पॉजिटिव है और ये अपना नेगेटिव प्लेट है, तो करंट यहां से फ्लो हो रहा है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे ये समझने, यहां पे फिर करंट इधर आ गया, ये बीच में क्या हो रहा था ये अभी तक हमने नहीं देखा। ठीक है, तो अब यहां पर बीच में ये एयर है, यहां तो कोई मीडियम है नहीं, तो कंडक्शन तो होगा नहीं, तो ये आई जो है यहां कैसे पहुंच गया, ये आई यहां कैसे पहुंच गया, और ये बीच में क्या हुआ, बीच में क्या हो रहा है, इसको अब समझते हैं। बीच में देखिए क्या हो रहा है, पहले अगर मान लीजिए आप एक एम्पियर्स लॉ याद होगा सभी को, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। ठीक है, तो यहां देखो कि अगर कोई चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की, मान लो चार्जिंग हो रही, तो सबको पता है कि चार्ज धीरे धीरे इस पे आ रहा होगा, और ये चार्ज जो है फंक्शन ऑफ टाइम होगा, ये जो चार्जिंग हो रही है तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, सबको पता है। Q इक्वल टू, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो Q इक्वल टू क्यू नॉट ई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम है, तो धीरे धीरे चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है अभी। ठीक है, तो ये जो करंट यहां पर आया है, तो यहां पे इस सभी ने अभी मैग्नेटिज्म पढ़ा कि करंट कैरिंग कॉइल हैज इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे अगर आप कुछ करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ करेंगे, तो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन अगर मैं एक एम्पिरियल लूप बनाऊं इस तरीके से जो इन दोनों को ये करता हो, ऐसा एक एम्पिरियल लूप बनाऊं, मान लो मैंने ऐसा एक क्लोज एम्पिरियल लूप बनाया, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, एक क्लोज एम्पिरियल लूप बनाया, मान लो ये एरिया इसका A2 है, ये अपना A1 है मान लेते हैं। ठीक है, तो इस एम्पिरियल लूप में अगर आप एम्पियर्स लॉ लगाते हो तो यहां पे आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। ये लूप है XY का, मान लो, है ना, ये क्लोज लूप है, ये अपने पास XY का ये पूरा एक क्लोज एम्पिरियल लूप है, इसको आप एक एम्पिरियल लूप बोल रहे हो। तो इस एम्पिरियल लूप में ये जो I है इस वाले सरफेस को पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, जबकि यहां पर कोई भी करंट नहीं है, यहां पर I 0 है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो अब यहां पर लूप में चार्ज कहां से है, ये लूप नहीं है भाई, प्लेट है। अरे यार, ये प्लेट है, सर्कुलर ले लिया है, ये प्लेट है भाई, लूप नहीं है ना, सर्कुलर प्लेट। तो ये कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, सर्कुलर प्लेट है ना, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसे एम्पिरियल लूप बनाते हो तो इस वाले के लिए A1 के लिए अगर आप एम्पिरियल लूप, एम्पियर्स लॉ लगाते हो तो क्या बोलते हो आप, B डॉट डी एल, है ना, फॉर दिस A1, उसके लिए जो करंट इसमें है वो तो I है, तो आप इसके लिए लिख सकते हो म्यू नॉट I, है ना, इसके लिए म्यू नॉट I लिख सकते हो। बट ये जो फॉर A1 ये A1 के लिए लिख सकते हो,
इसी तरीके से यहां पर B डॉट DL, ठीक है, इस वाले के लिए अगर A2 के लिए लिखोगे तो वो 0 होगा, वो आपको 0 मिलेगा। इससे आपको कॉन्ट्राडिक्शन ये हो रहा है कि एम्पियर्स लॉ यहां कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि भाई अगर इस पूरे एम्पिरियन लूप में इसको देख रहे हैं तो ये करंट आई इसको पेनिट्रेट कर रहा है, तो यहां पे हमें म्यू नॉट, इसी को आप एम्पिरियन लूप लेके यहीं पे क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल करोगे तो यहां तो आई मिल रहा है, बट यहां पे आई 0 मिल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही लूप में एक साइड जो है हमें करंट इंक्लोज मिल रहा है और दूसरे साइड हमें करंट इंक्लोज नहीं मिल रहा है, तो ये पॉसिबल कैसे है? ठीक है, तो यहां पे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था कि दोनों साइड आपकी क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। बी डॉट, ये इनकंसिस्टेंसी दिखा रहा है फॉर एम्पियर्स लॉ, तो ये आपको क्या शो कर रहा है? इनकंसिस्टेंसी। एम्पियर्स लॉ, तो ये इनकंसिस्टेंसी शो कर रहा है एम्पियर्स लॉ में। ठीक है, होना क्या चाहिए? दोनों बराबर होना चाहिए। एक ही आप एम्पिरियन लूप ले रहे हो तो लाइन इंटीग्रल B डॉट DL या तो 0 हो या कुछ हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक उसी लूप में एक बार म्यू नॉट आई मिले और एक बार 0 मिले, तो दिस इज इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो इस इनकंसिस्टेंसी को मैक्सवेल ने दूर किया। उसने क्या बताया देखिएगा, उसने कहा कि ये जो टाइम वेरिंग मैक्सवेल ने ये कहा कि यहां पर जो ये टाइम वेरिंग चार्ज है ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहीं से डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने ये कहा कि जो अपने पास ये Q है जो कि अभी चार्ज हो रहा है, मतलब ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट उसने ये दिया कि यहां पर इसमें जो गैप है, जो एयर है, इसमें एक तरीके से जो करंट है वो ID है, डिस्प्लेसमेंट करंट ID, डिस्प्लेसमेंट करंट है इसमें ID। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट करंट ID क्या है पहले देखिए। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट उसने देकर एम्पियर्स लॉ की इनकंसिस्टेंसी को दूर किया। मैक्सवेल ने क्या बोला? इसने बोला कि ये टाइम वेरिंग डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या बोला इसने? बोला जो गैप है ये एयर, हवा है, यहां पे कुछ नहीं है। उसने बोला कि ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट between the two plates is due to change in electric flux, due to change in electric flux। ठीक है, मतलब ID is equal to d phi by dt, और phi कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, डी फाई ई बाई डी टी। ये बताया मैक्सवेल ने। ठीक है, कैसे? उसने कहा कि अगर यहां पे चार्जिंग हो रही है तो चार्ज आपका फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इस चार्ज के वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना। यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज बदल रहा है Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, जैसे आप बोलते हो। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए का जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चेंज हो रहा होगा और वो इस एरिया से पास हो रहा होगा, है ना। वो इस एरिया से पास हो रहा होगा। तो इस एरिया से पास होने की वजह से यहां पर एक क्या आएगा? इंड्यूस करंट आएगा। जैसे आप अभी आपने उल्टा पढ़ा है क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आता था और आई इंड्यूस आता था, उसी तरीके से यहां पर इन दोनों प्लेट के बीच में कहानी क्या हो रही है कि चार्ज जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है,
जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जिसके वजह से इस एम्पिरियन लूप में जो पहले जीरो मिलता था अब यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी मिलेगा। उसका रीजन है कि यहां पे जो फ्लक्स है और इसका फॉर्मूला है यहां पे एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशनली इसको ठीक करने के लिए यहां एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट लगाया गया है। तो इसका बस एप्सिलॉन नॉट लगाने का लॉजिक है डायमेंशनली उसको ठीक करने के लिए। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये बीच में लग रहा है, और फाई सभी को पता है क्या होगा, फाई होगा E इंटू A2, ठीक है, E इंटू A2। तो आप देखो ध्यान से, आईडी और क्या लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन नॉट D बाई डी टी ऑफ पाई E इंटू A2, और आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D बाई डी टी ऑफ E क्या लिखोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू तो A1 A2 नियर अबाउट सेम लेना पड़ेगा, है ना। A1 A2 जो हमने लिया हुआ है प्लेट का जो चार्ज, नहीं तो फिर प्लेट का एरिया, हम तो फ्लक्स निकाल रहे हैं ना अभी, तो ठीक है फ्लक्स इसके लिए हो जाएगा। अगर यहां के लिए फ्लक्स निकाल रहे हो तो E इंटू A2, ठीक है। तो E जो अपने पास होगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, एरिया तो इस प्लेट का लिया जाएगा A1, तो A1 A2 को नियर अबाउट मतलब सेम लेना पड़ेगा इसको, ठीक है प्लेट, क्योंकि हम एक्चुअली ये तो एम्पिरियन लूप हमने बनाया है, इन दोनों में अगर हमें कंसिस्टेंसी आईडी देखनी है तो यहां पे तो कुछ होगा नहीं, ये चार्ज जो है यहां से फ्लक्स क्रिएट कर रहा होगा, तो इतने ही एरिया का हमें लेना पड़ेगा। मैक्सवेल का मैं अभी आपको बता देता हूं, पहले समझ लीजिए आईडी आप समझ जाएंगे तो मैक्सवेल ने क्या बोला ये आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास आ रहा है, एक काम करिए, एरिया जो है, एरिया नियर अबाउट सेम ले लीजिए, नहीं तो प्रूफ नहीं होगा ये। पहले इसको हटा देते हैं, है ना। ये एरिया ए ले लीजिए, पहले डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन कर लें, फिर आपको कॉन्ट्राडिक्शन क्लियर हो जाएगा। ये यहां पे जैसे आई था, ये आईडी बोल रहे हैं, तो आईडी के लिए ये चार्ज क्यू है, तो एरिया ए लेके चल रहे हैं अभी, देखिएगा फिर मैं कंसिस्टेंसी अभी प्रूफ कर दूंगा, ई इंटू ए। तो जो भी फ्लक्स यहीं से ले रहे हैं इतने ही एरिया का फ्लक्स ले रहे हैं, तो ई इंटू ए, तो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए, ठीक है। यहां फ्लक्स की वैल्यू रख दी, अब डी बाई डी टी ऑफ ई को आप लिख सकते हो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए। अच्छा, अगर आप A2 लेके भी चलते तो कोई दिक्कत नहीं था, फिर आप A2 मानते ना उसके लिए, तो वही चीज है। तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट कट जा रहा है, एरिया भी कट जा रहा है, ड्रिफ्ट करंट आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये प्रूव हो रहा है कि ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू आ रही है dq बाई डी टी, और dq बाई डी टी इस इंस्टेंट पे क्या है, कंडक्शन करंट, ये है dq बाई डी टी। तो इस I को हम लोग बोल रहे हैं IC, कंडक्शन करंट। IC एक तरीके से है dq बाई डी टी, तो यही प्रूव हुआ कि ID भी अपना dq बाई डी टी ही है ना। तो दिस इज इक्वल टू IC, कंडक्शन करंट। तो इसी इंपॉर्टेंट चीज से यहां पे कंटिन्यूटी आ जाती है, और आप मैक्सवेल को के इनकंसिस्टेंसी को दूर करते हो। IC अपने पास है कंडक्शन करंट, और ID है
डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों का जनरेशन बिल्कुल अलग है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आया है? ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो यहां पे अब मैं फिर से लौटते हैं एम्पियर्स लॉ पे, यहां पे फिर से एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। तो अब यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट करंट अगर समझ गए तो आप एम्पियर्स लॉ की इनकंसिस्टेंसी को समझ जाएंगे। पहले ये देख लीजिए, फिर से मैं समअप कर रहा हूं। समअप ये कर रहा हूं कि यहां पे अगर कंडक्शन करंट है, ठीक है, तो यहां पे जो करंट होगा, ठीक है, बिना वायर के कैसे हो सकता है, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि बिना वायर के ऐसे हो रहा है। यहां पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लिया करो। फ्लक्स जो है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहां लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन टू प्लेट इज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी एरिया से पास होगा, और वो हमेशा चेंज होगा क्योंकि अभी चार्जिंग के टाइम में चार्ज जो है क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। तो चार्ज अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, फ्लक्स भी चेंज होगा, यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यही एरिया लिया है ए। तो आपको दिख रहा है सभी को कि फाइनली हमें आईडी जो मिल रहा है वो डी क्यू बाई डी टी के बराबर मिल रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है। जो अपना डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के बराबर ही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहां से आईसी आया, ये आईडी, और फिर यहां पे आईसी, और आईसी और आईडी बराबर है, तो ये कंटिन्यूटी बनी हुई है, ये कंटिन्यूटी आपकी बनी हुई है। आई थिंक समझ गए होंगे सभी लोग, बहुत सिंपल सी बात है। अब जो मैक्सवेल ने ये चीज जो है बताकर एम्पियर्स के उस कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी को दूर किया। कौन सी इनकंसिस्टेंसी को? ये वाली, जहां पर हमने देखा था कि यहां पे करंट आई था, तो बी डॉट डीएल अगर आप यहां लगाओगे तो इस साइड तो आपको इसी, आप बस एक पॉइंट यहां ले लो और एक यहां, ये बहुत क्लोज है, ये मान के चलो कि ये बहुत क्लोज है। ठीक है, ये बहुत क्लोज है। थोड़ा मैं इसको और ऐसे बना दूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये जो है बहुत क्लोज है, ये पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट आपका यहां पर है। इन्हीं को लेकर आप एम्पियर लूप बना रहे हो, एम्पिरियन लूप आप इन्हीं को लेके बना रहे हो इस तरीके से। मतलब ये एरिया भी लगभग सेम है, तो आपको इनकंसिस्टेंसी प्रूव हो जाएगी। तो ये नियर अबाउट सेम है ना, ये एरिया ए है तो नियर अबाउट इसको भी हमने ए लिया है, बहुत क्लोज है। जस्ट इसके इधर और जस्ट इसके इधर की बात हो रही है। तो थोड़ा बड़ा बनाना ही पड़ेगा, बट ये आप समझ जाइए कि ये दोनों बहुत क्लोज है। ठीक है, तो यहां पे करंट आई आ रहा है, यहां पेनिट्रेट कर रहा है ये आई, बट यहां पर अपना अभी आई जीरो है। ठीक है, ये दो एरिया अभी सेम है एक तरीके से, बहुत क्लोज है। तो ये इनकंसिस्टेंसी अब दूर हो रही है, अब ये आपकी इनकंसिस्टेंसी दूर हो जाएगी। प्लेट और लूप का जो एरिया है वो बराबर है भाई, प्लेट और लूप का एरिया बराबर है। जो मैंने लूप बनाया है ना उसी को प्लेट को सराउंड करते हुए बनाया है, तो ये दोनों बराबर है। अब तो क्लियर होगा। तो यहां पर अभी ये जीरो आ रहा था, लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट से आप यहां समझ जाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट से अब अगर यहां बनाओगे तो आपकी इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगी, क्योंकि इसी एम्पिरियन लूप पे अब आप एम्पियर्स लॉ यहां पे इजीली लगा सकते हो, तो आपको इनकंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी।
ठीक है, ये अपना आईडी होगा और इधर इधर भी आई होगा और इधर आईडी। ठीक है, तो ये अपना लूप, इस फर्स्ट लूप मान लीजिए, इसको सेकेंड लूप, तो दोनों के लिए आप एम्पियर्स लॉ करेंगे तो आपको म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज मिल जाएगा और दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से इनफैक्ट मैं एक अलग डायग्राम बना देता हूं, एक अलग डायग्राम बना देता हूं, नहीं तो इसी में कंफ्यूज होंगे। ये अपना आईसी था, है ना, तो मैं अलग डायग्राम एक और बना देता हूं कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी के लिए देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, एक एम्पिरियन लूप बना लीजिए ऐसे ही। अब यहां पे आपको कंसिस्टेंसी नजर आएगी, कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ। कैसे बोलेंगे कि यहां पर अपना जो भी होगा ये आईडी है और इधर आईसी है। ठीक है, और आईडी और आईसी आपको पता है बराबर होते हैं, तो म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए करेंगे तो बी डॉट डीएल फॉर फर्स्ट ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आईसी, और इसके लिए हो जाएगा बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डी। और हमने अभी प्रूव किया कि आई सी इक्वल टू आई डी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो आप यहां से बता सकते हैं कि एक एम्पिरियन लूप में लाइन इंटीग्रल चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये कंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ हमें मिल गया। क्लियर है बच्चों? तो यहां से आपको एम्पिरियंस लॉ आपको मिल जाएगा, और ये हमें कुल मिला के क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में दो चीजें, डिस्प्लेसमेंट करंट की डिफिनेशन क्या है, दिस इज ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इससे और भी एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें पता चली कि इसको किसने प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ने। इसका मतलब यहां पे पहले कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज हुआ, उससे इंड्यूस करंट आया, और इस इंड्यूस करंट का एक मैग्नेटिक फील्ड यहां भी होगा। बायट-सेवर्ट्स लॉ से इस कंडक्शन करंट का भी यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, कंडक्शन करंट। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का सोर्स कौन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां से आपने उल्टा भी सीखा। क्या सीखा आपने, दो नोट करके पॉइंट लिखिएगा। आपने ये सीखा कि एन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वाइस वर्सा दोनों ट्रू है ना। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ए मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ट्रू हैं। ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इंड्यूस, जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती थी। अब हमने ये भी सीखा कि ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो अपना आईडी आया है, ये ड्यू टू किसके वजह से आया, आईडी की वैल्यू सभी को पता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये फॉर्मूला है अपना। और ये डी क्यू बाई डी टी के बराबर होता है, अभी हमने प्रूव भी किया, दैट इज इक्वल टू आई सी। ये है नेट सेल में कंक्लूजन। ठीक है, तो इसके वजह से भी यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और आईसी की वजह से भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां जो प्रोड्यूस होगी करंट कैरिंग के वजह से, ये इसका ओरिजिन क्या है,
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वाइस वर्सा बोथ आर ट्रू। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, इस पे भी कई बार क्वेश्चन जेईई मेंस ने पूछा है, ठीक है। अब मैक्सवेल ने उन लॉ को मॉडिफाई किया, पता नहीं इसमें बहुत ज्यादा आपको तो चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन ये सारे इक्वेशंस जो अभी आपने पढ़े हैं मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से हैं। ये आपके बोर्ड में लिखने के लिए भी आते हैं, बोर्ड में आपका लिखने के लिए आता है मैक्सवेल इक्वेशंस। पहला इक्वेशन जो इसने है बताया वो आपका नॉर्मल ही है, जो आप पढ़ चुके हो। पहला जो इसने इक्वेशन बताया वो आपका गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको पहले ही मैक्सवेल की इक्वेशन बनाई गई, और पहली मैक्सवेल की इक्वेशन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में सभी को पता है वो क्या है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका आपको पूछा जाता है कि इसका इस इक्वेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये इक्वेशन आपको क्या बताना चाहती है, क्या क्या रिजल्ट देना चाहती है। तो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, इससे आप दो चीजें इससे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि चार्ज ऑन द कंडक्टर, तो आपको कभी कभी पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, तो इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस इस इक्वेशन का ये है कि चार्ज ऑन द कंडक्टर, ये हमने प्रूव भी किया था गॉस लॉ से, चार्ज ऑन द कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड at the surface of the conductor, at the surface of the conductor, है ना। मतलब इससे आप क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो ये है। दूसरा आप बता सकते हो कि गॉस लॉ से आप कूलम्स लॉ भी डिराइव कर सकते हो। पॉइंट चार्ज का आपने जो है क्या किया था, पॉइंट चार्ज का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था गॉसियन सरफेस बना के, तो वहां से आपको ये बता सकते हो कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये आपके बोर्ड में कभी कभी पूछा जाता है कि इसका क्या कंसिक्वेंस है, क्या चीज ये बताना चाह रहा है। यहां से आप क्या चीज मतलब प्रमाणित कर सकते हो, क्या प्रूफ कर सकते हो। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to square of the distance between them। अगर ऐसा नहीं होगा तो सभी को पता है कि अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा तभी गॉस लॉ, इन ऐसे फोर्सेस के लिए गॉस लॉ प्रूव है ना। और गॉस लॉ से आप कूलम्स लॉ प्रूव कर सकते हो। अगर ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा या कोई और पावर होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है, आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये आपको बता रहा है इनका ये सीक्वेंस, ठीक है। दूसरा अपने पास है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन, वो है अपना गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या लिखा जा सकता है, फ्लक्स तो सबको पता है, फ्लक्स यहां पर होगा B डॉट डी एस, B डॉट डी एस है ना, इज इक्वल टू 0। यहां पर म्यू नॉट इन B डॉट डी एस जो होगा गॉस लॉ में वो 0 होगा। जरा कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा क्यों लिखा मैंने।
ऐसा मैंने क्यों लिखा, कमेंट करके बताएंगे। बी डॉट डी एस जीरो क्यों है, जल्दी से बताइए। बी डॉट डी एस जो है जीरो क्यों होगा? सभी बच्चों को पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव में टर्मिनेट होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। तो कोई भी आप गॉसियन सरफेस लोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा जो है क्लोज लूप बनाती हैं। जैसे बार मैग्नेट की ही कहानी ले लो, जैसे बार मैग्नेट की ही कहानी ले लो, तो यहां पर आप क्या बोलते थे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, तो यहां पे अगर कोई भी एम्पीरियन लूप लोगे, कोई भी आप एम्पीरियन लूप यहां पे ले रहे हो, मान लो ऐसे ले लेते हो, इसमें फ्लक्स चाहते हो आप, तो जितना फ्लक्स जो है बी इधर से आ रहा है उतना इधर से जा रहा है, तो क्लोज लूप है बिल्कुल। तो क्लोज लूप में हमारा नेट फ्लक्स जो है हमेशा क्या होगा, जीरो। एक बात और समझिए, एक बात और समझिए, ऐसा कब होगा कि नेट जीरो ना हो? जब केवल नॉर्थ नॉर्थ एग्जिस्ट करे, केवल यहां पे नॉर्थ एग्जिस्ट करे, सिंगल, केवल यहां पे नॉर्थ अगर एग्जिस्ट करे, तब आप बोल सकते थे कि यहां पे केवल जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस केवल ऐसे जा रही होंगी। और यहां पे अगर आपने पास क्लोज लूप लेते हो, कोई यहां पे आप क्लोज लूप लेते हो, तो आप बोल सकते हो कि यहां फ्लक्स आएगा, लेकिन फ्लक्स हमेशा हमारा जीरो है, तो मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यहां पे बी डॉट डी एस नॉट जीरो होगा, है ना, लेकिन ओवरऑल ये जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल, क्योंकि ये जीरो नहीं हो रहा है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। इसका, इस चीज का आप ये इंटरप्रिटेशन दे सकते हो कि यहां पे मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा नॉर्थ और साउथ दोनों में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये अपना था मैक्सवेल का सेकंड लॉ। मैक्सवेल का जो थर्ड लॉ है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसका तो आप लोग ने काफी किया हुआ है। क्या बोलते थे कि ई इंड्यूस इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यही तो बोलते थे विथ माइनस साइन। ई इंड्यूस को और क्या लिखते थे, इंटीग्रल ई डॉट डी एल, है ना, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब डी फाइव बाई डी टी में आप देखते थे कि बी इंटू ए है, तो कभी ए एरिया बाहर होता था, ए डी बी बाई डी टी होगा, या फिर बी डी ए बाई डी टी होगा, दोनों में से जो भी चेंज होगा। तो ये अपने पास हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ। तो ये मैक्सवेल का अपना फैराडे का जो लॉ है वही मैक्सवेल का थर्ड लॉ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बाकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है तुमने देख ही लिया। फोर्थ लॉ यही लिख देता हूं या यहां लिख लो। फोर्थ लॉ जो है फोर्थ लॉ, तो फोर्थ लॉ जो है वो मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ है, जो मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था। तो ये आपको बोर्ड में एज इट इज 2 नंबर 3 नंबर में लिखने को आता है, मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ, या जेई मेंस में आपको ऑप्शन वाइज पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सवेल्स लॉ। मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ, ये अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आप, कि जो बी डॉट डीएल होगा, है ना, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, अब होगा अपने पास आईसी प्लस आईडी, ये होगा अपने पास आईसी प्लस आईडी। तो एम्पियर्स लॉ अब आपका मॉडिफाई हो चुका होगा,
इट इज इक्वल टू IC प्लस ID। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी में चेंज तो नहीं किया है बहुत ज्यादा उसने, ठीक है, किसी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है। बट ये चीज ऐसा नहीं है, जब आप हायर लेवल पे अभी जाके पढ़ोगे तो आपको इसमें और चेंजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो आपको चेंजेस पता चलेंगे कि क्या चेंज हुआ है। मतलब इसको इन्होंने जनरलाइज फॉर्म दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेन इसने एम्पियर्स लॉ पे ही कंट्रीब्यूशन दिया है। IC प्लस ID, IC सभी को पता है, IC कंडक्शन करंट है और ID अपना डिस्प्लेसमेंट करंट है। जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई ID वो होगा d phi e, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi e बाई dt एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जो कि फाइनली प्रूव होके आता था dq बाई dt और जो होता था IC। तो अब आप सभी लोग कैपेसिटर में ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एक बड़ी चीज आपने सीखी कि कैसे कैपेसिटर में एयर गैप होते हुए भी करंट की कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो ये अब सभी को समझ में आ ही गया होगा कि इनसाइड द प्लेट, बिटवीन द टू प्लेट्स, यहां पर और यहां पर, ये अपना I है अगर, ठीक है, तो इस तरफ तो अपने पास I है, यहां पर अपना टोटल I टोटल IC यहां पर I के बराबर होगा बाहर के लिए, P पॉइंट के लिए। Q पॉइंट के लिए क्या होगा, ये ID होगा, जो किसके बराबर होगा, I के। यहां पर IC 0 होगा और ID I होगा, यहां पर IC I के बराबर होगा और यहां ID 0 होगा। तो कंटिन्यूटी आपकी वही I की आएगी, है ना, कंटिन्यूटी आपकी वही I की आएगी, ठीक है। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, एक नहीं आएगा। आप आउटसाइड लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं कि इनसाइड, ये सही लिखा है यहां पे IC प्लस ID सही है, उसमें 2I क्यों करेंगे, ये चीज आप समझ नहीं रहे। IC प्लस ID यहां पर जो लिखा गया है ये नेट करंट लिखा गया है, ये IC प्लस ID इज टोटल, समझिए ध्यान से। I तो फॉर आउटसाइड एक बार में एक ही आएगा ना। जब कोई भी आप एम्पिरियन लूप यहां पे बनाओगे तो इस तरफ आप क्या लिखोगे, इस एम्पिरियन लूप में आप एम्पियर्स लॉ लगाओगे तो एक एम्पिरियन लूप बनाओगे। तो एम्पिरियन लूप के इस साइड अगर आप बनाते हो, जैसे देखो मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहां पे आप एम्पिरियन लूप ले लो और एक एम्पिरियन लूप आप ऐसे ही यहां पे ले लो, ठीक है, देख लो। अब देखो इसको समझो, ये एम्पिरियन लूप मान लो, तो ये एम्पिरियन लूप अपने पास है। तो इस एम्पिरियन लूप के लिए जब आप लगाओगे तो यहां पे नेट I इंक्लोज क्या आएगा, I इंक्लोज जो आएगा वो I के बराबर आएगा। इसमें कौन जीरो होगा, यहां पे आप एम्पियर्स लॉ लगाओ, लूप 1 और लूप 2 मानकर, आप फिर से समझ लो इसको। तो लूप 1 के लिए B डॉट DL इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे आप म्यू नॉट इंटू IC या म्यू नॉट इंटू I, तब यहां पे एक रहेगा, ID नहीं रहेगा ना, यहां पे ID 0 है भाई, तो आप ID क्यों लोगे। फिर यहां पर अगर लोगे तो यहां पर अगर करोगे फॉर लूप 2, तो लूप 2 के लिए भी करोगे तो आपको वही मिलेगा, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ID होगा, क्योंकि यहां पर कंडक्शन करंट 0 होगा, तो एक बार में एक ही होगा भाई। ID यहां पर होगा, ये ID होगा, IC यहां पर 0 होगा, IC यहां पर 0 होगा, ठीक है। तो यहां पर आप इसको फिर से म्यू नॉट इंटू I कर सकते हो, तो यहां भी म्यू नॉट I और ये भी म्यू नॉट I, ये चीज है, ठीक है। तो आप सभी को क्लियर है कि दोनों की वैल्यू बराबर है और दोनों, अरे यार दोनों एक साथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं,
अर्जुल, आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ, लिख के भेजिए। 2ID जो आपने लिख दिया है, कभी भी एक बार में एक ही होगा। अरे IC इक्वल टू ID जो मैंने लिखा है वो वैल्यू बराबर है, बट दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगी मेरे भाई। आपने कुछ नहीं समझा इसका मतलब। डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफरेंट, कंडक्शन करंट इज डिफरेंट। डिस्प्लेसमेंट करंट जब होगा तो कंडक्शन नहीं होगा, जब कंडक्शन करंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है किसके वजह से आता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के वजह से, जो केवल इस पैरेलल प्लेट के बीच में होगा। इतना कुछ बताने के बाद आपको डाउट हो रहा है। चलिए, तो ये कहानी थी मैक्सवेल की। ईएम वेव में डिस्प्लेसमेंट, मैक्सवेल और डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी थी। अब बात करते हैं ईएम वेव की। ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपागेशन, है ना। बाकी मैकेनिकल वेव कौन कौन सी हैं जो आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव अपनी कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल। आप वैक्यूम में चिल्लाओगे तो आपकी आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि उसको प्रोपागेट करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए, है ना। तो साउंड वेव इज आवर मैकेनिकल वेव। इसी तरीके से स्ट्रिंग में जो आप वेव पल्स जनरेट करते हो, दैट इज योर ट्रांसवर्स वेव। बट हियर ईएम वेव जो है, इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, तो कुछ बेसिक चीज डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपागेशन, है ना। डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपागेशन, इसमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सन से जो लाइट आ रही है, लाइट इज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सन से जो भी लाइट आ रही है उसमें कोई भी मीडियम नहीं है। तो ये कैसे, लेकिन आगे कैसे बढ़ती है फिर? ये इसको प्रोपागेट कौन कराता है? तो इसको कौन प्रोपागेट कराता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मतलब आगे बढ़ना। प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव is due to oscillation of electric field and magnetic field ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के वजह से हमारी वेव आगे बढ़ती है। और जो इसमें होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, all three are mutually perpendicular to each other. All three are mutually perpendicular to each other होता है। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन आप निकालते हो ईएम वेव इज, ये वेक्टर आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन देता है ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी से हमें मिलेगा वी वेक्टर। डायरेक्शन मतलब ई क्रॉस बी इक्वल टू वी नहीं होता, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आप जब ई क्रॉस बी मतलब ई का यूनिट वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन मिलेगा। हर साल जो है, हर साल अभी मैं आप PYQs कराऊंगा
तो हर साल आप देखेंगे इस पे क्वेश्चन हर साल आए हुए हैं, ठीक है, जो आप देखकर बता सकते हो, 4 नंबर दे जाते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव इज ई क्रॉस बी, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि जो स्पीड ऑफ प्रोपागेशन है, इसी में लिख देते हैं या चलो आगे लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि स्पीड ऑफ प्रोपागेशन जो होगा is c not c is equal to is equal to speed of light, ठीक है, मतलब c इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू होती है ई नॉट अपॉन बी नॉट, वेयर ई नॉट और बी नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं। जैसे आपने वेव में पढ़ा है, किसी भी वेव फंक्शन क्या होता है, कोई भी वेव फंक्शन अपने पास होता है, चलो इसको मैं पहले बता देता हूं, ई नॉट एंड बी नॉट, अभी मैं और क्लियर कर दे रहा हूं, आर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बताया अभी, म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन करेंगे, ठीक है, तो उसका ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ई नॉट एंड बी नॉट आर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ये क्या कहलाते हैं, एम्पलीट्यूड कहलाते हैं। देख रहे हो आप यहां पे कि इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कई बार यही पूछ लिया गया है कि ई नॉट बी नॉट का डायरेक्शन बताओ, तो लोग जो है पूरा ई नॉट का डायमेंशन लिखते हैं, बी नॉट का डायमेंशन फिर पूरा सॉल्व करते हैं। नहीं, आप सीधे सीधे जान लीजिए कि ये वेलोसिटी है, मतलब एल टी -1 हो जाएगा। हाँ, ये वैक्यूम में होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ई नॉट एंड बी नॉट, स्पीड ऑफ प्रोपागेशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन, यहां पे लिख लो, इन एयर और वैक्यूम दोनों का सेम ही होता है। इन मीडियम अगर लिखना चाहते हो तो स्पीड ऑफ लाइट, अच्छा सी के बारे में जान लीजिए। सी जो है वो होता है, यहां नेक्स्ट पॉइंट लिख दे रहा हूं, तो ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत काम के हैं। सी को हम और भी बोलते हैं 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये सी की वैल्यू होती है। तो स्पीड ऑफ प्रोपागेशन इन ए मीडियम, तो किसी मीडियम में उसे आप v बोल सकते हो, वो हो जाएगा 1/, यहां म्यू नॉट के जगह पे आएगा μm इंटू EM, ठीक है। और सबको पता है μm क्या है, इट इज म्यू नॉट इंटू μr, और EM क्या हो जाएगा, E नॉट इंटू ER। ये रिलेटिव परमिटिविटी है और ये रिलेटिव परमियाबिलिटी है, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, इसको आप फिर से क्या लिख सकते हो, C, तो C/√μr इंटू ER। तो दिस इज द फॉर्मूला स्पीड ऑफ प्रोपागेशन इन सर्टेन मीडियम, स्पीड ऑफ प्रोपागेशन इन सर्टेन मीडियम, ठीक है। तो ये अपने पास स्पीड ऑफ प्रोपागेशन इन मीडियम है। चलिए, तो ये बेसिक बातें थी। अब अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती है ना। तो जो इनकी इक्वेशन लिखी जाएगी वो देखिए, इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो। वेव जिसने क्लास 11 में पढ़ा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट जिसने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा देख लेगा। वेव इक्वेशन हमेशा हम लिखते हैं y इक्वल टू, कोई भी वेव, ट्रैवलिंग वेव की जो इक्वेशन है इन जनरल, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए है, अभी इतना जान लीजिए। इन जनरल ट्रैवलिंग वेव लिखा जाता है y इज इक्वल टू a साइन
कि एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें ए अपना ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता था। थोड़ा सा मैं रिकैप दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता था, ये होता था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, है ना, और ये उसका एम्पलीट्यूड होता था, है ना। इसे आप कहते थे पूरे को फेज, पूरे को बोलते थे फेज, ठीक है, जिसमें के होता था 2 पाई बाय लैम्डा वेव नंबर, ये सब की जरूरत पड़ेगी इसीलिए बता रहा हूं, और ओमेगा होता था 2 पाई बाय टी या 2 पाई एफ, है ना, और इसे आप बोलते थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद आ रहा है सभी को? ठीक है, और अगर यहां माइनस होता था तो ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां एक्स है तो ट्रैवलिंग या प्रोपागेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये माना जाता था। थोड़ा मैं रिकैप दे दूं तो थोड़ा आपको शायद समझने में ज्यादा आसान होगा। जिनको नहीं पता बिल्कुल भी, वो भी कुछ सीख सकते हैं, मतलब उनको फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा अभी केवल कि ये ऐसा फॉर्म होता है ट्रैवलिंग वेव का। ये क्या है बता दिया, ओमेगा क्या है बता दिया, एक्स हो गया ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर यही चीज ऐसा हो जाए, ए साइन कि एक्स प्लस ओमेगा टी, तो ये सब कुछ तो वही है, इसे आप बोलेंगे ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये नॉर्मल वेव की कहानी है, और ये वन डायमेंशन में एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब आप देखो कि आप जब ईएम वेव पढ़ोगे, अब ईएम वेव पे आ जाते हैं, तो ईएम वेव में क्या होगा, इक्वेशन फॉर ईएम वेव, तो ईएम वेव में अब कितने लोग ऑसिलेट कर रहे हैं, दो लोग। ईएम वेव में दो लोग कर रहे हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ऐसे ऑसिलेट कर रही है एक्स जेड प्लेन में, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एक्स जेड प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, और अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स वाई प्लेन में कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं दो ही बना रहा हूं, इसी से समझ जाएंगे आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर रही हैं, देखिए, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है,
ठीक है, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरीके का प्रोफाइल बनेगा। तो यहां पे भाई जनरेशन ऑफ ईएम वेव या सोर्स ऑफ ईएम वेव ये सब आप पढ़ेंगे भाई, ठीक है। जो बहुत फालतू और थ्योरेटिकल टॉपिक है उस पे मैं नहीं आ रहा हूं, जिस पे जेई क्वेश्चन पूछेगा और जिस पे न्यूमेरिकल बनेंगे मैं उसी पे पूछ रहा हूं। आपके बुकों में जनरेशन ऑफ ईएम वेव जैसे एक तो बता चुका हूं आपको, एक्सेलरेटेड चार्ज जो है ईएम वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये आपको सोनू भाई ये सब फर्जी मैसेज नहीं करना चाहिए। अगर आप एक रियल कैंडिडेट हैं तो शोभा नहीं देता आपको बिल्कुल भी कि जनरेशन ऑफ ईएम वेव, ये थ्योरी आप पढ़िए जाके, जो है कुछ तो आप करेंगे। आप क्या करना चाह रहे हैं आप बताइए? टीचर से आप क्या करवाना चाह रहे हैं? टीचर आपको इतनी चीजें बता रहा है उसके बाद भी आपको ग्रीवांसेस ही रहते हैं। अरे बहुत लोग तो कोचिंगों में ये सब पढ़ाया भी नहीं जाता, ठीक है। आपको हर टॉपिक बताया जा रहा है और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिससे जेई मेंस में जो क्वेश्चन आएगा। अब जनरेशन के लिए जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो पढ़िएगा आप, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। जनरेशन ऑफ ईएम वेव में आपको पता है, एक चीज पता है कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज है, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसिंग द एक्सेलरेटेड चार्ज के तीन इंपैक्ट बताए थे, तीन इन्फ्लुएंस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ये सब आप लोग कमेंट करके क्या अपना इमेज बताना चाहते हो, आई डोंट थिंक सो, मुझे समझ में नहीं आता। ये अंडरस्टूड है कि आप बुक लेंगे, बोर्ड की बुक, और 2 लाइन पढ़ेंगे आपको सब थ्योरी समझ में आ जाएगी। यार राम कहानी बताने के लिए नहीं हूं मैं, इंपॉर्टेंट चीजें अभी बहुत बची हुई हैं जिससे क्वेश्चन आने उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप सभी को पता है ये किस फेज में होंगे, किस फेज में होंगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने ये बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर ये बोल दिया, तो ये आउट ऑफ फेज है। आप देख पा रहे हैं दोनों में फेज डिफरेंस π/2 को है, ठीक है। इनमें फेज डिफरेंस π/2 का आपके पास फेज डिफरेंस है, दिख रहा है सभी को? तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की अब इक्वेशन लिखना चाहोगे, और ये वेव प्रोपागेशन है। देखो ये वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम जितना हो सकता है मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। और एक भी चीज आपका छूटेगा नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, उस लेवल पे सारी चीजें कवर होंगी, उसके लिए आप मत परेशान होइए। हाँ, आलतू फालतू चीजें जो हैं थोड़ी बहुत वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और नहीं आता है तो लास्ट में बताइएगा, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो अब अपने पास देखिए एक्स है, ये जेड है, ये वाई, तो मैग्नेटिक फील्ड के कैप में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जे कैप में है, तो प्रोपागेशन होगा एक्स में। और इसकी डायरेक्शन का रूल बता दिया आपको, डायरेक्शन का रूल आपको बता दिया, ये प्रोपागेशन की डायरेक्शन है ना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन ये होगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? तो ई आप लिखेंगे ई नॉट, उसका एम्पलीट्यूड इंटू साइन, ठीक है, इंटू साइन। अब ये जो मॉड्यूल जो अंदर होगा, आर्गुमेंट जो होगा, वो आर्गुमेंट को देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये कहां पर है, ये वेव किस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, ये आर्गुमेंट आपको बताएगा। वहां अगर एक्स होगा तो समझ जाइएगा कि वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा है, वहां अगर वाई होगा तो वाई डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है। मतलब ई नॉट साइन के एक्स, अभी मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन भी बताता हूं कैसे आया, कि एक्स माइनस ओमेगा टी, ये इक्वेशन आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा बी नॉट साइन, यहां कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आप ये के एक्स माइनस ओमेगा टी दोनों में होगा, बस वेक्टर, अगर आप यहां वेक्टर लिख रहे हैं तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ये जे कैप, और यहां पे ये बी वेक्टर लिखेंगे, वो लिखेंगे बी नॉट साइन, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा अपने पास के कैप।
अब आपको डायरेक्शन लिखना है वी कैप का डायरेक्शन प्रोपागेशन का, तो आप केवल इन दोनों यूनिट वेक्टर को केवल क्या करिएगा, इन दोनों के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करिए, आपको वी कैप मिल जाएगा, मतलब डायरेक्शन मिल जाएगा। तो जे कैप क्रॉस के कैप, अभी क्वेश्चन करेंगे जो आए हुए हैं तो आपको और क्लियर होगा। तो यहां से आपको मिलेगा आई कैप, यहां से आपको मिलेगा आई कैप, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है अभी बताया मैंने कि केवल मैक्सिमम वैल्यू ई बाई बी सी नहीं होता, ई बाई बी सी नहीं होता भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड का रेशियो है वो सी के बराबर होता है। ई बाई बी सी मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये अपना सी के बराबर होता है जो अभी आपने पढ़ा, और ये डायरेक्शन आप इस तरीके से निकालोगे। तो जनरल नहीं है डायरेक्शन, जनरल के लिए मैंने बता दिया आपको कि ई क्रॉस बी करना है। ई क्रॉस बी का मतलब ई का यूनिट वेक्टर लीजिएगा और बी का यूनिट वेक्टर लीजिएगा, उससे आएगा। इसमें खूब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यू तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। ये बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। जनरेशन के लिए जो भी आपके पास एक्सेलरेटेड है वही होगा। इसके बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो वेव का नेचर होता है, वेव के नेचर को हम दो में करते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। याद होगा अगर आप लोगों की जो मीडियम पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन अगर ट्रांसफर मतलब ऑसिलेट करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारे मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्टरबेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, तो वो हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव देता है। और जैसे साउंड वेव इज आवर लॉन्गिट्यूडनल वेव, थोड़ा बहुत याद होगा तुम लोगों को, ये 8-9 से बच्चे पढ़ते हैं। अगर आपका मीडियम पार्टिकल जिधर ऑसिलेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव प्रोपागेशन हो तो उसे हम ट्रांसवर्स नेचर देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मीडियम पार्टिकल तो कुछ है नहीं, तो इन दोनों के ऑसिलेशन की वजह से ये प्रोपागेशन है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपागेशन है। तो इसका नेचर क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ईएम वेव का नेचर कैसा हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स? ईएम वेव का नेचर कैसा हो सकता है? मीडियम पार्टिकल परपेंडिकुलर जैसे ऑसिलेट करते थे वैसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसका नेचर ट्रांसवर्स होगा बिल्कुल। तो ईएम वेव ये सब डायरेक्ट पूछे गए हैं जो आप देखकर टिक करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स इन नेचर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज इस पे जो आती है वो है एनर्जी की बात होती है। एनर्जी ऑफ ईएम वेव, इनफैक्ट एनर्जी क्या, एनर्जी डेंसिटी है ना, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी में देखिए आप सभी को पता है कि वेव जो है एनर्जी का कैरियर है, ठीक है। और यहां पर जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रखेगी, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक एनर्जी रखेगी। और तुम लोग ये पढ़ के आ चुके हो अब कि एनर्जी डेंसिटी याद करो क्या होता था, कमेंट करके बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी जरा कमेंट करके बताइए, और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कमेंट करके बताएंगे जल्दी, क्या होता है फॉर्मूला।
ये आप लोगों को पढ़ाया गया है, अभी अभी आप पढ़ के आए हो। व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड जो एनर्जी, बहुत बढ़िया भाई थोयन, बहुत बढ़िया। तो एनर्जी डेंसिटी में आप ये बोलते हैं कि इन ईएम वेव एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड in the form of magnetic and electrostatic energy। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। इसी को पर यूनिट वॉल्यूम बात करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। तो उसको मैं म्यू से डिनोट कर रहा हूं। तो म्यू अपना जो है टोटल एनर्जी डेंसिटी है, वो क्या हो जाएगा बताओ? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट, यहां पे ई नॉट आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा एम्पलीट्यूड का, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, क्लियर है, प्लस बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये दोनों आपने अलग अलग पढ़ा है एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए, ठीक है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये अपनी एनर्जी डेंसिटी होती है। तो इक्वली शेयर्ड होता है, ये लिख दिया मैंने, इक्वली शेयर्ड बाय इन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वली शेयर्ड होंगे और ये टोटल अपने पास ये होगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये एनर्जी डेंसिटी की बात अगर आप करते हैं तो ये है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है अपना एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो कभी आपसे पूछा जाए तो आप ये टोटल लिखेंगे। अब अगर हम एवरेज की बात करें, ये तो इंस्टेंटेनियस है, एवरेज की बात करें, म्यू एवरेज, तो आप क्या लिखेंगे? यहां पे आपने अभी अभी एसी पढ़ा है, ये पीक वैल्यू है, ई नॉट और बी नॉट पीक वैल्यू है, तो इसकी आपको आरएमएस वैल्यू लिखनी होगी। एवरेज में आपको लिखना होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर प्लस बी आरएमएस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, अगर आप एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, है ना। दिस इज योर एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो ई आरएमएस और बी आरएमएस तो आप जानते हो क्या लिख सकते हो? ई आरएमएस को पीक के टर्म्स में क्या लिख सकते हो? ई नॉट अपॉन √2, और बी आरएमएस को लिख सकते हो बी नॉट अपॉन √2। तो ये अपने पास आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। तो अगर एवरेज की बात है तो यहां 4 आएगा, एवरेज की बात है तो यहां पे 4 आएगा। ये क्लियर है? चलिए, तो अब देखिए, ये भी बताया गया कि ये इक्वल शेयरिंग रखते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ये इक्वल शेयरिंग रखते हैं तो टोटल आप क्या लिख सकते हो? टोटल के लिए आप क्या लिख सकते हो बताओ? आप प्रूफ भी कर सकते हो कि ये इक्वल कैसे हैं, आप प्रूफ भी कर सकते हो। ई नॉट बाई बी नॉट को सी लिख सकते हो, ई नॉट बाई बी नॉट को आप सी लिख सकते हो यहां से। बी नॉट को क्या लिख सकते हो? ई नॉट बाई बी नॉट को सी लिख सकते हो। तो मान लो अगर आप बी नॉट हटाना चाह रहे हो तो बी नॉट को लिख सकते हो ई नॉट बाई सी, ठीक है। और सी जो अपना है, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू सी नॉट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहां से आप और भी प्रूव कर सकते हो कि म्यू एवरेज जो आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट
ई नॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं ई नॉट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू 1/4 म्यू नॉट, और सी स्क्वायर को लिख दे रहा हूं ये एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि ये फिर से यही अपीयर हो जाएगा। इसको जब सी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो आपको फिर से यही चीज आ जाएगी, मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये टोटल एवरेज आप टोटल बता सकते हो ऐसे, या फिर इसको वैसे भी चेंज कर सकते हो बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो दिस इज योर टोटल। आप अब इसको हटा के इसको इसके फॉर्म में लाओगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहा। तो म्यू एवरेज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ये लिखिए टोटल, या फिर बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट लिखिए। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी आइदर इन टर्म्स ऑफ बी नॉट और ई नॉट, बट ये एवरेज है। जनरली हम एवरेज की बात करते हैं, है ना। तो टोटल अपने पास एवरेज हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। हाँ, कभी कभी ये ध्यान से देख लेना कि ई आर एम एस के फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो ई आर एम एस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ई आर एम एस यहां पे क्या लिखोगे √2 इंटू ई आर एम एस। तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ई आर एम एस। तो ये सब डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है या इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो म्यू एवरेज ई आर एम एस के फॉर्म में लिखोगे तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस स्क्वायर, या फिर बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्योंकि यहां पे बी नॉट को क्या लिखोगे √2 इंटू बी आर एम एस, तो 2 कट जाएगा, है ना। तो आप इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, आरएमएस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। ये हमने एनर्जी की बात करी और एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करी। बात करते हैं इंटेंसिटी। देखिए, इंटेंसिटी कोई भी जनरल इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है सबको पता है। कोई भी इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, इंटेंसिटी डिफाइन होती है एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जिसमें जो एरिया है इट इज परपेंडिकुलर टू द क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो जनरल है ये, यहां के लिए नहीं, किसी के लिए भी इंटेंसिटी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं किसी भी वेव के लिए। तो इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव के पर्टिकुलर अगर बोला जाए तो इट इज बेसिकली एनर्जी, है ना, एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। एनर्जी का प्रोपागेशन होता है तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, है ना। एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जिसमें एरिया के बारे में लिखना पड़ेगा पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर अच्छा एरिया के लिए परपेंडिकुलर है ना। तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मैं अलग से लिख दे रहा हूं एरिया के बारे में। पर यूनिट टाइम,
ठीक है, और किस डायरेक्शन में ये एनर्जी किधर होगी, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन, है ना, वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए एरिया, ठीक है, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन, दैट इज योर इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के रिजल्ट को आप थोड़ा डिफाइन कर सकते हो कैसे, मान लो वेव यहां पे पहुंची है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ये है, और यहां पे किसी टी टाइम के बाद वेव ऐसे जा रही है, प्रोपागेट कर रही है, उसका प्रोपागेशन एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो प्रोपागेशन जो है, अभी वेव यहां पे है, उसकी अपनी स्पीड होगी वेव स्पीड, और उसके बाद वो यहां पहुंची है, तो किसी टाइम t इक्वल टू, इसको मान लेते हैं t इक्वल टू 0, आगे आप पढ़ेंगे वेव जो भी आगे बढ़ती है वो वेव फॉर्म के फॉर्म में बढ़ती है ना, वेव फ्रंट के फॉर्म में, जैसे पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं, ऐसे वो वेव जो आगे बढ़ेगी वो ऐसे स्फेरिकल वेव फॉर्म बनाएगी। ये आप आगे अभी पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, इसके बाद वाले चैप्टर में। मतलब इस तरीके से वेव आगे बढ़ेगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो होगा वो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हमारा जो होगा, जैसे आप इसको थोड़ा विजुलाइज कराता हूं, जैसे मान लीजिए आपने पानी में कोई पत्थर डाल दिया, ठीक है, पानी में आपने कोई पत्थर डाल दिया, तो जब अगर पानी में कोई पत्थर डाल दिया है तो वहां रिपल्स बनते हैं, तो रिपल्स बेसिकली क्या है, जहां पे आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है ना, वो डिस्टरबेंस आगे प्रोपागेट कर रहे हैं स्फेरिकल रिपल्स के फॉर्म में, तो वही उसको आप वेव फॉर्म ले सकते हो, वेव फ्रंट ले सकते हो। पर यूनिट एरिया, अब ठीक है भाई, तो देखो यहां पे t इक्वल टू 0 पे मान लो वेव यहां पे थी और ये पहुंची है यहां पे t इक्वल टू टी टाइम में, और सबको पता है एयर में इसकी स्पीड जो c होगी, है ना, इसकी c होगी स्पीड, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी ct, ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी ct, और मान लो ये एरिया अपना a है, तो एनर्जी कितना क्रॉस हो रहा है, एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी तो बता सकते हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम दैट इज योर म्यू, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, ए सी टी, लेंथ इसका सी टी हो जाएगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, ये अपनी एनर्जी डेंसिटी है। तो ये हो जाएगा अपने पास एनर्जी डेंसिटी, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको आप क्या बोलते थे, आपके डिफिनेशन, ये एरिया इसके परपेंडिकुलर है तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को आप इंटेंसिटी बोल दोगे। तो यहां से आप बोल सकते हो कि ई देखो अपॉन ए इंटू टी इक्वल टू म्यू इंटू सी, तो इसे आप इंटेंसिटी बोल सकते हो, तो इंटेंसिटी इक्वल टू म्यू इंटू सी। तो कभी भी एनर्जी डेंसिटी को अगर आप स्पीड ऑफ ईएम वेव से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको उसकी क्या मिल जाती है, इंटेंसिटी, आप ऐसे समझ सकते हो, ये उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। और आप आई को और क्या लिख सकते हो, म्यू, म्यू आपको पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, अभी आपने देखा टोटल, इंटू सी, ये बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी, तो ये फॉर्म हो सकता है इंटेंसिटी का।
इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हो सकता है ना। मैंने बस वैल्यू पुट कर दी है म्यू का वैल्यू आप ई के फॉर्म में पुट कर सकते हो, या म्यू का आप बी नॉट के फॉर्म में या ई नॉट के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में कर सकते हो। ये ध्यान रहे, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी है टोटल, है ना, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है। क्लियर है? तो बच्चों आज इतना ही, ठीक है। कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस जेई मेंस में आए। इसमें कोई मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लूंगा, जो आपके जेई मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ मैं करूंगा कुछ आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है। और एक आपको जो पढ़ना है वो है एनर्जी स्पेक्ट्रम, ईएम वेव का स्पेक्ट्रम, कि एक्सरे, इंफ्रारे और इन सब में, है ना, इन सब का रेंज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, नहीं भाई, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ईडी करंट आपका इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, उस पर कोई क्वेश्चन थोड़े बनते हैं। पढ़ लीजिए वो क्या होता है, बस फैक्ट बेस है ये सब, दो लाइन के फैक्ट बेस चीजें हैं, बस पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल। थोड़ा सा ये सब फॉर्मूले रिवाइज करके आ जाना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को रिवाइज करके आ जाइएगा, क्वेश्चन करेंगे कल। क्वेश्चन अभी कल करेंगे, फिर कुछ अटैच भी कर देंगे, ठीक है। कल पहले क्वेश्चन कुछ क्लास में करेंगे, फिर अटैच कर देंगे। चलिए फिर।